Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and healthy at your home. Students, today we are talking about lesson Power and Mineral Resources, part number 7. And book is Geography. खनिज और शक्ति संसाधन भाग 7. ठीक, तो हम लोगों ने लेसन को प्रीवियस वीडियो में टॉपिक को यहाँ पर एंड किया था इस पिक्चर पर. ठीक है, ये क्रूड ऑयल की पिक्चर थी जिससे कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस की. ये हमारा टॉपिक रहेगा नेचुरल गैस. तो देखिए, नेचुरल गैस इज फाउंड विद petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. यानी कि जब क्रूड ऑयल को निकाला जाता है उस समय पर वहाँ पर जो नेचुरल गैस जमा होती है वो नेचुरल गैस भी निकलती है. साथ में क्रूड ऑयल के साथ नेचुरल गैस भी निकलती है. इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इन इंडस्ट्रियल फ्यूल. इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में करते हैं. रशिया, नॉर्वे एंड यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस. कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर. रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूके, द नीदरलैंड, ये सब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के. डू यू नो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, यानी कि नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड कर दिया जाता है. कंप्रेस्ड करने का मतलब होता है कि उसको प्रेस करना. ठीक है, अच्छा, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल. जो CNG होती है, ठीक है, ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल होता है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं देता और बहुत कम प्रदूषण करता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल के. तो CNG का यूज़ करते हैं. आजकल व्हीकल्स में CNG का यूज़ होने लगा है. और अभी आपको जान के आपको खुशी होगी कि आपके सिटी पानीपत में भी CNG के पंप्स अब ओपन हो गए हैं और अब यहाँ पर CNG की कार चलने लगी है. ठीक है, पहले ये दिल्ली में अवेलेबल था और अब चंडीगढ़ की बेल्ट तक अब अवेलेबल होता जा रहा है धीरे धीरे करके. ठीक है, अच्छा, चलिए देखिए आगे चलते हैं. इन इंडिया, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज. ठीक है, इंडिया में जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में और जो है इसके अलावा मुंबई के जो ऑफ शोर्स हैं यानी कि अपतट, ठीक है, वहाँ पर नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ऑन. दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं. ठीक है, इंडिया में भी हैं, मगर मैं आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में बहुत कम मात्रा में है. जिस हिसाब से इंडिया का कंजप्शन है उसको देखते हुए ये मात्रा ना के बराबर ही है. द शार्प इंक्रीज इन आर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट. ठीक है, मतलब जिस हिसाब से जितनी तेज़ी से फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन, ठीक है, यानी कि इस्तेमाल बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये कम होते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक अलार्म है, अलार्मिंग रेट, यानी कि ये अलार्म बजा रहा है इस बात के लिए कि भाई ये ख़त्म हो रहा है बहुत जल्दी से. ठीक है, द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज फॉर कंसर्न. इसके अलावा कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स भी निकलते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे कि
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। इसके अलावा जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर, इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं जो कि एक टॉक्सिक पॉल्यूटेंट होते हैं, नुकसानदायक होते हैं पर्यावरण के लिए, ठीक है। ये भी इनसे फॉसिल फ्यूल से रिलीज होती है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। कह रहा है कि इस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स अगर रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके के होगा जैसे कि आपने कोई नलका है, टैप माने नलका, और नलके को आपने बंद नहीं किया हुआ है, ठीक है, और वो लगातार उसकी बूंद 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 बह रही है, तो एक समय बाद नलका सूख जाएगा। ठीक उसी तरीके से फॉसिल फ्यूल्स भी खत्म हो जाएंगे। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels। कह रहे हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं और इन्वायरमेंट के लिए अनहेल्दी होता है, ठीक है, पॉल्यूटेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो इसमें एक अल्टरनेटिव सोर्स नज़र आता है, वो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस, जिनको कि ज़्यादा मात्रा में अभी यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। चलिए खैर, इसके अलावा एक और रिसोर्स की बात कर रहे हैं, हाइडल पावर, जल विद्युत, ठीक है। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity। ये डेफिनेशन आ गई, देखो यहाँ से लेकर के कंप्लीट से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। तो ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये तो मैं आपको वैसे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि डैम कैसे काम करता है। एक नदी, जो बहती नदी है, उसके आगे एक बहुत बड़ी, ठीक है, दीवार खड़ी कर दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से नदी का रास्ता रुक जाता है और नदी एक झील का रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़ी झील, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि नदी रुकी हुई है तो नदी का जो पानी है वो निकलने की कोशिश करेगा, और जब निकलने की कोशिश करेगा तो एक पाइप्स लगा के, ठीक है, वॉल पर पानी को निकलने की जगह देते हैं, तो पानी बहुत स्पीड से निकलता है। जब स्पीड से निकलता है तो उसके आगे ब्लेड्स लगा दिए जाते हैं, टरबाइंस लगा दी जाती हैं, पानी के प्रेशर से टरबाइंस घूमती हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। उसके बाद देखिए, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर, ठीक है। यानी कि जो पानी बाद में नदी से डिस्चार्ज हो जाता है, वो पानी बाद में इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और आपको बता दूं कि दुनिया की 1/4 सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की वो हाइडल पावर से ही आती है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे पावर जो डैम्स हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे डैम्स हैं, देखिए अभी नाम आएंगे आगे। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वा, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, ये सब देशों के नाम बता रहे हैं जिन देशों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जल विद्युत बनाया जाता है। इंडिया में भी बनाया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर, देखिए उनके नाम बता रहा है। भाखड़ा नागल डैम, जो भाखड़ा नागल डैम है ये सतलुज रिवर पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, ठीक है। अच्छा, और बहुत पुराने डैम्स में से एक है। उसके बाद है, अगला नाम बता रहा है गांधी सागर डैम। ये चंबल रिवर पे बना हुआ है, चंबल रिवर जो कि मध्य प्रदेश में से बहती है। चंबल रिवर, चंबल की घाटी भी बड़े फेमस है, ठीक है, डाकुओं के लिए फेमस हुआ करता था चंबल की घाटी, तो वहीं रिवर बहती है चंबल रिवर, उस पर बना हुआ है ये डैम। उसके बाद अगला नाम लिखा हुआ है नागार्जुन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है, ठीक।
और ये कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, कृष्णा रिवर, ठीक है। उसके बाद अगला डैम का नाम लिखा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है यानी डैम है, ये दामोदर रिवर पे बना हुआ है, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डैम्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया, ठीक है। ये इंटरनल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इनको नोट डाउन करना चाहिए बेटा। उसके बाद देखिए, डू यू नो नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, ठीक है। डू यू नो, उसके बाद देखिए आगे, द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड, ठीक है। आप देखिए कि मतलब दुनिया की पहली विंड पावर मिल, ठीक है, यानी कि विंड पावर स्टेशन, जिससे कि मतलब हवा से बिजली बनाई जा सके, और ठीक है, और सोलर पावर स्टेशंस वो दुनिया के सबसे पहली बार स्कॉटलैंड में बने थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब तो इंडिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में है। उसके बाद देखिए हाइडल पावर दिखाया हुआ है, बिल्कुल ठीक वही बात है। देखिए नदी को रोका हुआ है यहाँ पर, और उसके आगे एक दीवार बना दी गई, ये दीवार हो गई, जिसकी वजह से पानी पीछे जमा हो रहा है, ये पीछे जमा हो रहा है पानी, और यहाँ से पानी को निकलने का रास्ता देते हैं, जिससे यहाँ पर टर्बाइंस जो लगी हैं वो घूम जाती है, ठीक है। चलिए एनीवे से आगे चलते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना एक शॉर्टेज होता जा रहा है, इसकी कमी होती जा रही है। आप देख भी रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और डीजल, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि इसकी इतनी डिमांड है, क्योंकि अभी लॉकडाउन था तो इसके रेट थोड़े कम आए हुए थे। अभी लॉकडाउन खुलते ही इसके रेट 1-2 रुपये बढ़ गए, ठीक है, पेट्रोल और डीजल के। अब क्योंकि कोई अल्टरनेट नहीं है लोगों के पास, गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कंजप्शन बढ़ेगा तो अब जो है उसके रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जैसे ही कंजप्शन बढ़ा, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए इसमें कोई वो भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें सोचने की बात है, एक्चुअली में देखना ये है कि फॉसिल फ्यूल्स इंडिया में देखिए नहीं बनता, या ना के बराबर ही बनता है, ठीक है। तो ये हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है, सीधी सी बात है। जब बाहर से परचेज करना पड़ेगा, तो जब भी कोई सामान आप खुद नहीं बना सकते, आप बाहर से परचेज करते हैं, तो कॉस्टली तो पड़ता ही है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके डैडी घर में शाही पनीर की सब्जी बाजार से खरीद के लाते हैं, तो 150 रुपये में आपको 1-1.5 कटोरी के आसपास छोटी सी बॉल्स, ठीक है, आपको देता है। और आप वही 150 रुपये का आप मटेरियल घर में ले आइए, उसमें आपके पूरे फैमिली के लिए बड़े आराम से खाना बन जाएगा, ठीक है, अगर आपको बनाना आता है तो उसमें आपने सारे फैमिली खा लेगी। और अगर आप रेस्टोरेंट में या होटल में जा कर के खाते हैं, तो उसमें आप सिंगल पर्सन ही उसको खा पाएगा 150 रुपये के अंदर। तो ऑब्वियसली जब आप बाहर से लेते हैं तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी रीज़न है, तो इसलिए इसका कंजप्शन कैसे कंट्रोल करना है वो हमें ही सोचना होगा, कोई और हमें इसका संसाधन या कोई रास्ता नहीं बताने वाला, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted। यानी कि लगातार इस्तेमाल से, ठीक है, लगातार इस्तेमाल होने की वजह से जो इनका रिजर्व्स है फॉसिल फ्यूल्स का, वह एग्जॉस्ट हो रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद बोलता है कि मोरेवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इनका इस्तेमाल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का यानी कि प्रदूषण का भी कारण बनता है। Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें फॉसिल फ्यूल्स की निर्भरता को ख़त्म करना है, ठीक है, और इनके मतलब आप ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी प्रदूषण भी फैला रहे हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ और टाइडल एनर्जी की तरफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर
एक और हाइडल प्रोजेक्ट की फ़ोटो बनी हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, सालल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा चलिए सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सारा है कि सूरज की गर्मी तो रोज़ हम तक पहुंचती है, ठीक है, सूरज की किरणें रोज़ हम तक पहुंचती हैं। तो जब सूरज की किरणें रोज़ हम तक पहुंचती है, ठीक है ना, अच्छा, तो ये एनर्जी तो रोज़ हम तक पहुंच ही रही है। तो अगर हम इसको ट्रैप्ड कर लें सोलर सेल्स के थ्रू, तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। सोलर सेल्स इन द सेंस सोलर पैनल्स। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. कह रहा है कि सोलर सेल्स को ज्वाइन करके, ठीक है, सोलर पैनल बना दिया जाता है जिसकी वजह से वो हीट को, ठीक है ना, और लाइट को, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जिनको आप आजकल देखते हैं सोलर प्लेट्स, वो सोलर सेल्स को ज्वाइन करके ही बनाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा बोल रहा है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज किसे कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ग्लोब है, तो ग्लोब में जो अपर रीजन होता है ग्लोब का, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स है, तो ये जो अपर रीजन्स हैं इनको तो बोलते हैं फ्रीज्ड जोन। उसके बाद टेम्परेट जोन्स, इट मीन्स ये टेम्परेट जोन हो गया ये वाला, और ये जो बीच का हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इंडिया आता है ट्रॉपिकल जोन के अंदर, तो यहाँ पर धूप की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी मात्रा में धूप आती है। तो यहाँ पर तो एक सूरज का एक वरदान हमें मिला हुआ है, तो इस वरदान का इस्तेमाल बस हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मगर अब करने लगे, अब ऐसा नहीं है, खैर चेंजेस आए हैं बहुत ज़्यादा कंट्री के अंदर, अब इसका यूज़ होने लगा है, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वही भी बनाई जा रही है। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं लद्दाख के अंदर लगाया जा रहा है, ठीक है, और इसका प्रोजेक्ट राजस्थान में लगा हुआ है, गुजरात में लगे हुए हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, besides being used for community lighting and traffic signals. सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर हीटर्स को चलाने में, सोलर कुकर्स को चलाने में, सोलर ड्रायर्स को चलाने में, ठीक है, यहाँ तक कि जो सिग्नल्स लगे होते हैं उन सिग्नल्स को चलाने में भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, एक चार्ट दिया हुआ है विंड एनर्जी, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए बहुत बारीक लिखा हुआ है, बट मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है? ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप। अगर एक बार सेटअप कर दिया जाए तो फिर इसकी जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि दोबारा तो कोई खर्चा होना नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके अलावा इसमें सेफ़ एंड क्लीन, हाँ ये सेफ़ है और इसके अलावा ये क्लीन भी है विंड एनर्जी जो होती है, ठीक है। इसको पवन चक्की बोलते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि गुजरात और राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी के बहुत बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। जब आप आप उदयपुर की तरफ जाते हैं राजस्थान में, और ये आपका उदयपुर की तरफ भीलवाड़ा से उदयपुर की बेल्ट पर जाते हैं, तो कम से कम भी 7-8 किलोमीटर की रेंज में, बल्कि ज़्यादा, ठीक है, जहाँ तक नज़र जाती है, मैं उस बेल्ट में गया हुआ हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो पूरे रीजन में विंड ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और लगभग शायद ज़्यादा नहीं कहता हूँ तो शायद 200-300 विंड ब्लेड्स लगे हुए होंगे, ठीक है। बहुत बड़े स्केल पर विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इसके अलावा गुजरात में भी लगे हुए हैं। गुजरात के जो रीजन ऐसे हैं जो बॉर्डर के इलाके पड़ते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स हैं ये एक नॉइज़ पोल्यूशन करता है, ठीक है, क्योंकि तेज़ जब घूमता है तो इस टरबाइन में से आवाज़ पैदा होती है, तो नॉइज़ पोल्यूशन होती है। और विंड मिल जो होते हैं ये थोड़ा सा इनका सेटअप करना कॉस्टली होता है, क्योंकि विंड मिल्स के जो ब्लेड होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो इनका सेटअप करना ईजी नहीं है, इनके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है,
बहुत पैसा खर्च होता है। इसके अलावा जो है ये डिस्टर्ब करते हैं रेडियो एंड टीवी जो सिग्नल्स जाते हैं उनको भी, और इवन ये हार्मफुल होते हैं बर्ड्स के लिए। जो बर्ड्स हैं जब ये घूमेंगे टरबाइन्स तो बर्ड्स के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए उसके बाद सोलर एनर्जी एडवांटेजेस, इनएग्जॉस्टिबल है यानी कि अनंत है। ठीक है, सूरज की गर्मी तो अनंत है। ठीक है, अच्छा और उसके अलावा जो है नॉन पोल्यूटिंग है, कोई प्रदूषण नहीं करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, फिलहाल एक्सपेंसिव पड़ता है बट अब धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ कि कॉस्ट जो है अब रिजनेबल हो गई है, ज़्यादा भी महंगा नहीं पड़ता। उसके अलावा जो है देखिए डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप, ठीक है, इसको डिफ्यूज एक एक्चुअली में क्या है कि टर्म पूरी क्लियर मेरे को नहीं दिख पा रही है, बहुत बारीक लिखा हुआ है तो टर्म मुझे पढ़ने में नहीं आ रही। एनीवेज खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉबैक वैसे ही अपनी तरफ से बताता हूँ। एक्सपेंसिव होता है और जो है क्या बोलते हैं एक बस यही एक ड्रॉबैक है कि एक्सपेंसिव है, और इसके अलावा जो है इसका सेटअप करने के लिए जो स्पेस आप ऑक्यूपाई करते हैं वो जगह फिर किसी और काम में नहीं आती, ये एक ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, तो इसको ऐसी जगह पे लगाना पड़ता है जहाँ पर आप उस जगह को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उस लैंड को फिर आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है। अच्छा टाइडल एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी में नॉन पोल्यूटिंग है और जो है इनएग्जॉस्टिबल होता है, बाकी बहुत बारीक लिखे हुए मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको। टाइडल एनर्जी जो है वो वाइल्ड लाइफ को थोड़ा डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, अच्छा और डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका जो आप सेटअप करेंगे एक बार लगाना, इसको आसान नहीं होता। ठीक है, मुश्किल सेटअप है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। उसके अलावा जो है न्यूक्लियर एनर्जी और बायोगैस एनर्जी की बात लिखी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट करती है। बायोगैस जो है लो कॉस्ट होती है इसकी, ये तो फ़ायदेमंद होता है, गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इजी टू ऑपरेट, और जो है और इसके अलावा इसमें वेस्ट जो बनता है वो भी हमारे काम आता है। ठीक है, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ बस इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये इसकी जो इंटेंसिटी होती है इसकी जो वो लो होती है थोड़ी सी। ठीक है, बायोगैस को जब हम जलाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी बड़ी लो होती है। अगर आप सिंपल गैस पर पका रहे हैं खाने को तो गैस अगर आप वो काम 10 मिनट में करती है तो बायोगैस उसी काम को फिर 20 मिनट में करती है। ठीक है, ये एक रीज़न रहता है। अच्छा, जो मैंने अपने पास से देखा है, बाकी बहुत बारीक है, ये मेरे को टर्म समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली में टर्म्स क्या है कि ये जूम नहीं हो पाता, तो ये थोड़ा टर्म्स थोड़े बारीक लिखी हुई हैं, कई बार नहीं दिख पाता है। आप बुक में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है जो धरती से जो एनर्जी निकलती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसमें धरती के अंदर से, ठीक है, हीट जनरेट होती है, वो होता है ये जियोथर्मल एनर्जी। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे हिमाचल प्रदेश में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में कई सारे कुंड हैं ऐसे जिनमें गर्म पानी निकलता है, तो उनको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। उनका इस्तेमाल जो है फूड वगैरह बनाने में और भी बहुत सारे कामों में लिया जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी ड्रॉबैक इसका यही है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, और ये मेन ड्रॉबैक रहेगा। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे। ठीक है स्टूडेंट, अब विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं और बट अब क्या है कि टॉपिक को हम लोग आज यहीं एंड करते हैं। विंड एनर्जी की बात हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा तो आज के जो हमारे वर्ड रहेंगे वो वर्ड है इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो आपको इनएग्जॉस्टिबल का मतलब बताना है, क्या है इनएग्जॉस्टिबल का और एग्जॉस्टिबल। दो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। बेटा वीडियो जो है वो बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं। ठीक है, सारा डाटा हमें पता चल जाता है कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी है, कौन कौन स्टूडेंट देख रहे हैं। इस बात के बारे में तभी भी पता चल जाता है जब आप यूटी के अंदर आंसर्स ठीक से नहीं देते। ठीक है, तो पता चल जाता है कि आप वीडियो नहीं देखते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को सीरियसली लें।
ठीक है, अपनी वीडियोस को देखें, टाइम को यूटिलाइज करें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि अपने टाइम को यूटिलाइज करवाएं स्टूडेंट से, बच्चों से, ठीक है, और इनको बोलें कि अपना जो काम है उसे अपडेट रखें, बात को गहराई से सुनें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बात को यहीं एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।